Good morning, everyone. So on behalf of Lala Lajpat Rai Bal Mandir Senior Secondary School, I heartily welcome you all on this occasion in the orientation program. So we have organized a brief program on this occasion. First of all, I would like to request our principal sir to honor Mr. Neeraj Kumar, Center Head Motion, ex-Deputy Regional Operational Head of Akash Institute, by presenting a bouquet. Thank you, sir. Now I would like to request Praful sir to honor Mr. Sudhir Chandra, Assistant Branch Manager, Complete Solutions Institute, Ranchi, by presenting a bouquet. Thank you, sir. Now I would like to request our principal sir and others to make the lamp and inaugurate the program. Thank you, everyone. I would like to request everyone to take their seats. And I would like to request our principal sir to say something on this occasion. Good morning, everyone. Respected Mr. Neeraj ji, respected Sudhir Chandra ji, Assistant Branch Manager, Complete Solution Institute, and Mr. Neeraj ji from Center Head Motion. Respected parents, teachers, and my dear students, I welcome you all here in orientation program in our school for class 9. First of all, I would like to congratulate my dear students on their grand success in CBSE Board Examination 2024. Really, इस साल का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। 90% से ऊपर भी बहुत सारे बच्चे हैं, 80 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों का। अब ये नेक्स्ट 2 years 11th 12th very important for all. ये दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन में रेगुलर क्लास करें बच्चे और मैक्सिमम लेबर करके के गोल को अचीव करें। फर्स्टली टारगेट और गोल को टारगेट करो। बहुत मेहनत करने के बाद अभी तो के 10th और 11th 12th का कोर्सेज में काफ़ी अंतर है। बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन कैसे प्रॉपर्ली हैंडल करना है, पढ़ाई कैसे करना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। टाइम को वेस्ट मत करो, तो बर्बाद कर देगा समय। टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, एक एक मिनट का वैल्यू है। अब कहाँ कैसे बर्बाद कर दो समय,
कैसे यूटिलाइज कर रहे हो समय को, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। डिटेल्स 11th-12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे एक्सपर्ट श्री नीरज जी और श्री सुरेश झा जी बताएंगे आपको डिटेल्स में कि क्या करना है, कैसे समय का सदुपयोग करना है कैरियर बनाने के लिए। तो लेकिन याद रखना कि डिसिप्लिन भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन है, जो उसी के बल पे आप आगे बढ़ सकते हो। And it is required everywhere in your life. हर जगह डिसिप्लिन की जरूरत है। बहुत सारे कभी देखते हो कि बहुत सारे बच्चे चलने का वॉक कर रहा है, कहीं वॉक कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है। मेहनत कीजिए और ये 2 साल, एक चीज और सलाह दूंगा मैं कि 2 साल थोड़ा सा मोबाइल से दूरी में रहिए और पेरेंट्स इसमें सहयोग करें। पेरेंट्स इसमें सहयोग करें कि बच्चों ठीक है कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम है तो वाला चीज़ है, लेकिन इससे दूरी बना के रखें मोबाइल से। और कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई रोजाना करें, अदरवाइज मुश्किल है। एक दिन अगर छूटा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मुश्किल है ये करना। एक एक दिन का सदुपयोग करें और आगे बढ़े जीवन में। हम लोग भी बहुत कोशिश किए, पूरे साल का कैलेंडर बन चुका है तीनों के बेटरमेंट के लिए। क्या सब करते हैं वो टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा आपको। और ये इसके लिए हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या हमारे जो और टीचर्स हैं, सारी चीज़ प्लान कर लिया है, कैलेंडर बन चुका है और टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ न कुछ काउंसलिंग दिया जाएगा। तो विशेष तो समय बहुत ज़्यादा बीत गया है और हमारे जो श्री नीरज जी हैं, एक्सपर्ट वन एंड सुदीप झा जी हैं, वो बताएंगे आपको डिटेल्स। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Giving me this opportunity, respected principals, sir, all the teachers and the parents here. Really, I want to thank to give me this opportunity to interact with these students. And congratulations to you all the students to crossing the first step of your life. आपने 10th किया है, 11th में आपने एक सक्सेसफुल जर्नी को क्रॉस किया है एंड यू हैव डिसाइडेड योर गोल, सो यू आर हियर। आप लोग कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? चलो, सक्सेसफुल होने के लिए मुझे हम लोगों को क्या करना है ये आपको मालूम है? डू यू नो what we have to do to be successful in our life? Nobody is raising their hand. Okay. 3 points I am going to deal with you, to talk with you. If you want to be successful in any of your field, I am not saying only for the medical, engineering, for any particular field. If you want to be successful, 3 things you have to do in your life. First, you have to be regular. Regular का मतलब कितने लोग समझते हो आप? If I am saying regular in your study, continuity आपको समझ में आती है? सिंपल सा प्रोसेस है कि जो हम पढ़ाई करते हैं, अगर मान लो मैं 6 आवर्स की स्टडी करता हूँ आज, तो मैं आज भी करने हैं, कल भी करने हैं, परसों भी करने हैं। वी कांट डू लाइक दिस कि टुडे आई एम मेकिंग द एवरेज कि कल का 6 घंटा, आज के 6 घंटे मैंने पढ़ लिए। दिस आई फाइंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मुझे ये दिखता है, इवन स्टूडियस स्टूडेंट्स में। आप 2 दिन के खाने 1 दिन में नहीं खा सकते हो, उसी तरह से 2 दिन की पढ़ाई 1 दिन में नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना होगा।
दूसरी चीज है प्लान्ड स्टडी एंड द रिवीजन दैट इज यू हैव स्टडीड इन द पास्ट। इनको प्लान करना। कितने लोग रूटीन बना के पढ़ते हो? आप लोग रूटीन नहीं बनाते हो? देखो, आगे के कैरियर्स आप क्या चुनोगे ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्लान्ड हो। आपने साइंस लिया है, मैथ्स लिया है, बायोलॉजी लिया है, इसके लिए आप जो कंपटीशन आगे फेस करेंगे, नॉट ओनली द इंजीनियरिंग और द मेडिकल, एनी कंपटीशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ +2, उसमें आपके जो सिलेबस होंगे वो 2 इयर्स के सिलेबस होंगे, 11th एंड 12th दोनों के होंगे। 10th आपने 6 मंथ्स के सिलेबस पे पास किया है। जो आगे के कंपटीशन देने हैं वो आपको 2 साल के सिलेबस पे देना है। मतलब अगर हम सिंपल वे में भी कैलकुलेट करें तो 4 टाइम्स फ्रॉम योर 10th, मतलब कि आपकी मेहनत चौगुनी होनी है 10th से। 10th का सिलेबस छोटा था, उसको हम लेट से भी प्लान किए, एग्जाम के समय भी प्लान किए, हमने सक्सेस पाया है। But in 11th, 12th and in your professional career, if you want to be professionals in your life and you want to go for the particular courses, particular stream, particular dream you want to achieve, you have to plan your study. Okay? आप में से कितने लोग आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो ये कॉन्फिडेंट होके जाते हो कि माय होल सिलेबस इज रिवाइज्ड? Only 2। ये क्यों होता है मालूम है? आप जो रिवीजन करते हो उसकी प्लानिंग नहीं होती है, उसके प्रोसेस को हमने कभी उस पर थिंक नहीं, सोचा नहीं है। So we are not able to enter into the examination hall with full confidence that I have done my all the syllabus। मैं बच्चों को देखता हूँ ऑटो में, बाइक्स पे नोटबुक्स लेकर करके ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दे ट्रेवल्स। कितना बेनिफिट होता है आपको? मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में तो ये लगता है कि ये बच्चों को कभी बेनिफिट नहीं देता, अल्टीमेटली ये लॉस ही देता है। क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल हमेशा बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और that is the reason we do the silly mistakes in our examinations। मानते हो आप ये बातें? किन्हीं को फायदा होता है उससे? तो बेटा प्लान करने होंगे दोनों चीजों को। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है टाइम डिसिप्लिन, जिसके लिए सर ने अभी आपको बोला समय को मत खोना, उसके साथ टाइम डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटी सी डे टू डे एक्टिविटी को लेकर करके इसको डिफाइन करता हूँ। आपको लोग घर में कहते हैं सवेरे उठ के पढ़ो, आपके टीचर कहते हैं सवेरे उठ के पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा। उसके पीछे की लॉजिक आप जानते हो? चलो भाई, छोटी सी एक्टिविटी जो आप डे टू डे करते हो उसको लेकर के बात करता हूं। आप डिनर अगर रात के 9 बजे लेते हो तो यू फील हंगर एट 9 o'clock। कोई अगर आपको 7 बजे खाना दे देगा साथ में, तो आप प्रॉपर्ली खा पाओगे? व्हाट यू विल से टू योर ममा? नो, आई विल नॉट टेक द फूड प्रॉपर्ली। इवन एट 9, 12 anybody will give you the food, will say अब भूख नहीं है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना। जैसे आपको तो अगर बेड पे जाने का समय फिक्स है कि मैं 10 o'clock में बेड पे जाऊंगा, सोने जाऊंगा, तो आपको नींद उस समय सबसे ज्यादा आती है ना। फिर आप उस समय किसी कारण से जग जाते हो तो फिर आपको नींद आती है जल्दी। आप देखोगे जो सवेरे उठते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं,
उनको कभी अलार्म की जरूरत नहीं होती है। और रात में कितनी बजे भी सोए वो आराम से उठ जाते हैं उस समय। लेकिन एक बच्चा जो डिफरेंट टाइम में उठता है ना, उसको अलार्म की जरूरत होती है, मम्मी पापा के हेल्प की जरूरत होती है टू वेक अप। ये सब क्यों होता है मालूम है? नॉर्मल वर्जन में हम लोग करते हैं, हैबिट है। इसके बायोलॉजिकल रीजन है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारे बॉडी में, वो हमारे डे टू डे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है एंड इट प्रिपेयर्स योर बॉडी कि दिस इज योर डिनर टाइम, दिस इज योर लंच टाइम, दिस इज योर वेकअप टाइम, ये आपके सोने का समय है। तो वो जब तैयार करता है तो आपको मैक्सिमम जो उसके इफेक्ट्स हैं उस समय आपको दिखते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ने का टाइम फिक्स रखते 6 मींस 6, नॉट द 5:30, नॉट द 6:30, तो क्या होगा? बॉडी आपका प्रिपेयर्ड होगा कि दिस इज योर स्टडी टाइम। और आप प्लान्ड होंगे तो मेंटली यू आर रेडी कि मुझे ये करने हैं, तो माय बॉडी इज प्रिपेयर्ड, मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड। मेरे कंसंट्रेशन एकदम जमीन से उठ करके आसमान पे आ जाएगी। जो काम हम 4 घंटे में करते पढ़ाई में, वो काम हम 2 से 2.5 घंटे में कर लेंगे। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? आपके लिए सवाल वक्त क्या है? प्लान स्टडी होनी चाहिए, टाइम डिसिप्लिन से होनी चाहिए। लोग इसलिए बोलते हैं मम्मी पापा या पेरेंट्स या टीचर्स या ग्रैंडफादर, सवेरे उठ के पढ़ो, कि सवेरे आप अगर एक समय में उठने लगेंगे तो एक पर्टिकुलर समय में आप पढ़ने बैठेंगे, आपका बॉडी प्रिपेयर्ड होगा, आपके प्लान अगर हैं तो आपकी कंसंट्रेशन हाई होगी एंड यू कैन डू बेटर। इसलिए अगर सवेरे उठ के नहीं भी पढ़ पा रहे हो आप, तो बाकी जितने भी समय है आपके पढ़ने के, उसको जरूर टाइम डिसिप्लिन में बांध दो, will get benefited। क्लियर? चले, लेने की जगह है कि हमें इंजीनियरिंग करना है। यस, एक हाई डिमांडेड प्रोफेशन है इंजीनियरिंग। मैं तो उस बच्चों को तैयार करता हूं मोशन में कि चलो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ। इसके अलावा भी कैरियर है, ये मालूम है आपको? क्योंकि हम सब बच्चे जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम आईआईटी में चले जाए और एनआईटी में चले जाए, हमें मिल जाए सीट। यस, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर मुझे आईआईटी और एनआईटी में सीट नहीं मिलता है तो हम क्या करें? कितने लोगों को मालूम है? अगर आईआईटी, एनआईटी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे कैरियर नहीं बने, तो आगे मैथ्स लेकर के जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे कैरियर में आगे क्या और हम कर सकते हैं, कितने को मालूम है? हाँ बताओ बेटे, क्या है? ओके गुड, चलो बैठो बेटा और मैं बताता हूँ आपको। मून पे चंद्रयान गया, इसके पीछे इंजीनियर्स थे या कोई और था? कॉमन वर्जन में मुझे सिर्फ साइंटिस्ट मत बताना, उनके सब्जेक्ट्स क्या थे। अप्लाइड साइंस का नाम आपने सुना है? अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटिंग मैथ्स, कितने बच्चों ने सुना है? ये एक ऐसा फील्ड है जो लोग बीटेक करने के बाद भी करते हैं और आप बीएससी करने के बाद भी कर सकते हो। इसलिए कभी ये हतोत्साहित मत होना कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटी में नहीं हुआ, तो मैं आगे क्या करूंगा। काफी कैरियर है जो आप उसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा हम 2 प्लान लेके चलते हैं बेटा, जो कैरियर की बात होती है, प्लान ए एंड प्लान बी। कभी एक प्लान पे मत जाना। इसका सबसे ज्यादा भुगतान कहीं आपको मिलेगा तो आप दिल्ली में कभी मुखर्जी नगर जाएंगे तो आपको दिखेगा।
मुखर्जी नगर एक ऐसा जगह है जहां आईएएस के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है और दे आर द ड्रीम स्टूडेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स, दे आर सिटिंग देयर। उसमें कईयों ने जो गलती की है मैं उससे आपको अवेयर कर रहा हूं। उन्होंने एक ड्रीम लेके चला कि मुझे सिविल सर्विस करनी है, मुझे आईएएस बननी है, उसके अलावा उन्होंने बी प्लान को कभी नहीं सोचा। सीटें लिमिट है, हमारी मेहनत है, हम 100% दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो कंपटीटर है वो जो मेहनत कर रहा है क्या हम उससे ज्यादा कर रहे हैं ये हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। उन आईएएस स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो लास्ट में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की भी नौकरी ढूंढने के लिए निकल करना पड़ता है और वो 10,000 और 15,000 की नौकरी भी ढूंढने लगते हैं। इसलिए शुरू से अपने लाइफ में प्लान ए और प्लान बी बना लेना। प्लान ए हमेशा आप जो बायो लेके चल रहे हैं अपने मेडिकल एंट्रेंस को जरूर फोकस करो, जो मैथ्स लेके चल रहे हैं वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस को जरूर फोकस करो, लेकिन किसी कारण अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो वी डोंट हैव यू डिसाइडेड ऑन, क्योंकि मैं भी आपसे कई कैरियर की बात करूंगा। जैसे बायो के बच्चों को लगता है कि मेडिकल नहीं होगा तो उसके बाद तो बायो का कोई यूज नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, अप्लाइड बायोलॉजी का नाम सुना होगा, बी फार्मा का नाम सुना होगा। देयर आर लॉट ऑफ द स्कोप्स। जो डिजीज डिसाइड होता है वो कौन करता है आपको मालूम है? क्या आपके डॉक्टर्स करते हैं? इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उनका इंपॉर्टेंस इस हेल्थ इंडस्ट्री में एक डॉक्टर से ऊपर है, बट वी नेवर फोकस ऑन दोज फील्ड्स। ये सब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इसके लिए जो सबसे जरूरी है आपके +2 लेवल का एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना। अगर +2 में 11th-12th में हम अपने एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम फिर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना मेरे लिए मुश्किल होगा। देखो 10th का रिजल्ट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आप 11th में कौन से अच्छे स्कूल में कौन से अच्छे स्ट्रीम में आप जाएंगे, लेकिन 11th-12th का रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपका आगे का कैरियर कैसा होगा। तो प्लीज बी सिंसियर ऑन दिस मूवमेंट कि मुझे आगे के कैरियर को डिफाइन करना है ना। इसमें सब साइंस के ही बच्चे हैं या कॉमर्स के भी बच्चे हैं? साइंस साइंस ओनली साइंस ना। चलो इसलिए मैं साइंस को लेकर के जो बच्चे ने बताया एनडीए भी एक स्कोप है +2 के बाद, ऑफ कोर्स है। आप डिफेंस में जा सकते हैं एनडीए के थ्रू आफ्टर +2, लेकिन एक मेरा अपना सजेशन है, मेरी अपनी थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एनडीए में जब आप जाते हैं एनडीए के थ्रू तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन के लिए एनरोल होना होता है एनडीए में। उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 4 साल के बाद आपकी पहली पोस्टिंग होती है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में। जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कमीशन ऑफिसर कहलाता है और वो पहला पोस्ट होता है। जैसे आर्मी में जाएंगे तो लेफ्टिनेंट है ना। लेकिन अगर आप बीटेक करके जाते हैं या एमबीबीएस करके जाते हैं, बीटेक में आपकी 4 साल की डिग्री लगती है। जो 4 साल आप वहां दे रहे हैं वही 4 साल आपकी बीटेक में लगनी है। उसके बाद जो आपकी पहली पोस्टिंग होगी वो कैप्टन में होगा और लेफ्टिनेंट से कैप्टन जाने में 5 इयर्स का पीरियड लगता है, 4 to 5 इयर्स का पीरियड लगता है प्रमोट होने में। तो जो आप 8 इयर्स 9 इयर्स पे अचीव करेंगे वही चीज आप अचीव कर सकते हैं एक बीटेक डिग्री और एमबीबीएस की डिग्री लेकर करके 4 से 5 साल में। तो इट्स नाउ योर चॉइस and even the selection in, as a specialist officer in the commissioned officer
is easier than the general competitions. आपके इंजीनियर बनने, आपके डॉक्टर बनने का राह ज्यादा आसान है एक जनरल कंपटीशन से किसी ऑफिसर्स कैडर के पोस्ट को पाना। आपको मालूम है इंजीनियरिंग में आईआईटी और एनआईटी मिला के कितनी सीटें हैं? मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं आपको मालूम है? अभी एनआईटी तो नीट जो है अभी सबसे हंगामेदार सब्जेक्ट्स है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, मीडिया के बीच में। मैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स को बोला, डोंट बी, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी चालू रखो, इसलिए क्योंकि आपको वही कोर्स आगे आपके एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां तो है जिसको सिस्टम चेक कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए अपनी पढ़ाई नहीं बदलते। मालूम है कितनी सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में? 51,000 सीट्स है गवर्नमेंट में एंड 52,000 सीट्स आर इन द प्राइवेट कॉलेजेस। कितने बच्चे बैठते हैं? 25 लाख। 25 लाख का 1% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए कितने परसेंट बच्चों में आना होगा मुझे? रिजल्ट्स है वो एवरेज बच्चों का ही है। Brilliancy is not required to crack this examination. This you have to keep in your mind. Only you have to be regular, you have to the plan study, and you have to follow the time discipline. You can crack the examination. हाँ, मैं आपसे ये एकेडमिक प्लान करते हैं, ये एकेडमिक प्लान में आपसे कॉमनली नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि सबके लर्निंग हैबिट्स अलग अलग है। आप चाहो तो मेरा नंबर जरूर मैं लिखवा देता हूं, आप नोट कर दो। एंड इफ यू वांट कि आपके एकेडमिक प्लान आपको डिस्कस करने हैं मुझसे, तो आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर एनी स्टूडेंट्स, आइदर दे आर स्टडीइंग विद मी एट मोशन or they are studying at any of the places. A student means student for me. आपने पेन पेपर शायद नहीं पकड़ा है, फिर भी मैं यहाँ पे सर को देके जाऊंगा नंबर। इफ यू वांट आप मेरा नंबर ले लेना, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट यू नीड माय गाइडेंस फॉर योर एकेडमिक प्लान, तो आप मुझे जरूर कनेक्ट कर देना। एनसीईआरटी आप एक गांठ बांध ले, एनसीईआरटी आपके लिए रामायण है, बाइबल है, कुरान है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं। अगर आपको प्लस 2 में अच्छा करना है तो यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन द एनसीईआरटी। जितने भी बुक्स आप देखते हो, 1000 ऑफ द बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, दैट ऑल आर एक्सप्लोरिंग द एनसीईआरटी। गोल्डन थ्रेड देखा है आप लोगों ने? धागा देखा ना, धागे की रेल? एनसीईआरटी उसी तरह से है। जितना आपकी जरूरत है आप उसको एक्सप्लोर करके खोल सकते हैं। खास करके जिन बच्चों ने बायो लिया है उनके लिए मैं बोलता हूं, बेटा आप एनसीईआरटी को ही फोकस करो। क्लियर है? कई छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसको, मेरे पास उतना समय नहीं है बाकी लोगों के साथ मैं सबको डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ। मैं एक प्रोजेक्ट आपको करता हूं। आपको पहला चीज यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन योर स्टडी, यू हैव टू प्लान योर स्टडी, you have to follow the time discipline। और एक छोटी सी बात जो सर ने बोला, एंड्रॉइड फोन से थोड़ी दूरी बनाना है, मींस फोन से दूरी बनाने का मतलब है आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। दूसरा, बच्चों को मैं देखता हूं यूट्यूब में वो वीडियो देख करके सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं।
मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, मैं एक बायो का नोट्स लेकर करके मैं एक वीडियो बना दूं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड आई एम द बायो एक्सपर्ट ऑन अर्थ? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं, आपको अलर्ट करता हूं, अपना डॉक्टर आप खुद मत बनिए। डॉक्टर भी अपना इलाज अपने आप अपना नहीं करता है। अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप अपने टीचर को कनेक्ट हो। टीचर से बढ़िया गाइड आपके लिए कोई नहीं है, टीचर से बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं है। आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर डांटते भी है तो चूंकि वो आपको अपना समझते हैं इसलिए डांटते हैं, सड़क के लोगों को नहीं डांट रहे हो। कुछ बच्चे होंगे तो हमारे यहाँ से कोई आके बात कर लेगा। अगर आपको मुझसे बात करनी होगी कभी अपने कैरियर को, गोल को लेकर करके, तो हमारा ऑफिस है मोशन एजुकेशन, लालपुर चौक के पास में है, श्री राम आर्केड में, जहां पे आप आकर करके मुझसे मिल सकते हैं। मुझसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां से एडमिशन लेने के लिए आना है। आप अपने कैरियर को समझने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, और उसके लिए हमारा कोई भी चार्जेस किसी भी बच्चों के साथ नहीं होता है। किसी बच्चे सही राह पकड़े, यही हमारा मकसद है। थैंक यू टू यू ऑल। समय निकालकर उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जो कि सुदृढ़, समृद्धशाली और प्रगतिशील बने, इसकी कामना करता हूँ। अब सवाल है कि अभी आपने 10th बोर्ड किया है, रिजल्ट निकला है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टुपेंडस, फैंटास्टिक एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द गिवन एग्जामिनेशन। Now, the thing is that हमारे लिए जो कैरियर विकल्प की बात आती है, वो इतना इजी नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपके एंटायर फ्यूचर को रीडिफाइन और रीडिजाइन कर सकता है। तो जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, उसको परख लीजिए, उसे वैलिडेट करिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और फिर अपने चॉइसेस को, जो कि इन्फॉर्म चॉइस होना चाहिए, उसके बेसिस पे अपना जजमेंट, अपना डिसीजन लीजिए। यहाँ जो भी बच्चे आज उपस्थित हैं वो साइंस स्ट्रीम के हैं, वो चाहे PCM किए होंगे या PCB किए होंगे, ठीक है। तो आपको एकेडमिक्स का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ 2 सालों बाद आपके लिए कैरियर फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, जो बहुत ही क्रिटिकल डायमेंशन का आपके लिए साबित होने जाएगा, ठीक है। तो एक समझ का होना, अवेयरनेस का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना, नॉलेज का होना आपके लिए अति आवश्यक है। कुछ बेसिक चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो हमेशा आपके काम में आएगा। सबसे पहले, जैसे कि NCERT के बारे में पहले भी सर ने आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो फोकस ऑन NCERT इज द प्राइमरी एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर योर एकेडमिक एक्सेलेंस एंड एंडेवर, ठीक है। क्यों? इसका रीजन समझिए। सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए आप इस चीज को मान लीजिएगा, वो नहीं होना चाहिए। समझदारी के साथ इस बात की स्वीकार्यता होनी चाहिए। क्यों NCERT? यदि आप हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल आप देख रहे हैं, अराउंड 90% स्कूल CBSE बेस्ड है, जो कि NCERT सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। तो फॉरमोस्ट रीजन तो आपका यही बनता है कि क्यों NCERT पे आपका फोकस होना चाहिए। सेकंड फैक्टर, NCERT, यदि आप जितने भी नेशनल पर्सपेक्टिव में एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो या फिर आपका नीट एग्जामिनेशन हो, IIT का हो, यदि आप उसके क्वेश्चन ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, आप हमेशा पाएंगे कि 60% क्वेश्चन 11th NCERT सिलेबस पे बेस्ड होता है, 40% क्वेश्चन 12th NCERT सिलेबस पे बेस्ड होता है। और यही रीजन है कि क्यों आपको NCERT पे एंटायरली फोकस करना चाहिए। आपका सारा एनर्जी, एफर्ट और जो कंसंट्रेशन है, इस पे आधारित होना चाहिए। थर्ड जो फॉरमोस्ट फैक्टर है कि NCERT जो है वो कॉन्सेप्ट का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इससे बेहतर कॉन्सेप्ट को समझाने वाला कोई दूसरा किताब नहीं है, ठीक है। तो NCERT का फोकस एरिया आपके लिए होना बहुत जरूरी है, आपके सक्सेस के लिए, एक अच्छा तैयारी के लिए, ठीक है। दूसरा,
आपका जो डाउट क्लियरेंस होता है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, और डाउट उसी को होगा जो किताबों के हर लाइन को समझते हुए पढ़ाई करेगा। तभी आपको पता चलता है कि मुझे क्या बातें समझ में आ रही हैं और क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है। और इंश्योर करिए जो भी कंसर्न फैकल्टी है आपके, आप उनके पास बैठिए, प्रॉपर टाइम दीजिए और 1-to-1 बेसिस पे कट टू कट पॉइंट पे इन सारे पॉइंट, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, एक्सप्लेनेटरी नोट्स को डिस्कस करिए और उनको रिजॉल्व कराइए। तो सेकेंड जो है डाउट क्लियरेंस, वो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। एक अच्छे स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा पहचान होता है, क्योंकि तभी आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस डेवलप होगा एक प्रॉपर वे में। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है, आपके पास एक रूटीन, हैबिट और शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि होगा क्या, अक्सर सिलेबस जो है डे टू डे बेसिस पे वो एडवांस होते जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अब 2 महीना पहले, 4 महीना पहले मान लीजिए जो पढ़ाया गया था आपको और आप रिवाइज नहीं कर रहे, उन पेजेस को पलट नहीं रहे, अपने नोट्स को देख नहीं रहे, आपको लगता है कि चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। और रिवीजन और प्रैक्टिस क्या कराता है? 2-3 चीजें यहाँ पे इस प्रोसेस में हो रही होती है। एक, आपका रिकॉल पावर बूस्ट हो रहा होता है। ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा बुनियादी तौर पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि आप पीसीएम लिए हैं तो डेफिनेटली जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट लेते हैं, कहीं ना कहीं एक इंटेंट, पर्पस और डिसीजन उनके माइंड में क्लियर होता है कि मुझे इंजीनियरिंग का तैयारी होता है। लेकिन भगवान ना करे, आज के कंपटीशन के लेवल को देखते हुए, कट ऑफ को देखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं एग्जामिनेशन में और जो नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए एक्चुअली में अवेलेबल होता है, उन चीजों को देखते हुए एक बैकअप प्लान और ऑप्शंस लेके चलना समझदारी होगा आप सभी के लिए। यदि मैं बात करूं आईआईटी की, तो 2023 में लगभग 17,385 सीटें थी। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पैन इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन का कंडक्शन करता है, इन सीटों का बंटवारा उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे कैटेगरीज में कर देता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है, पीएच जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं, ओबीसी जिसे BC1 BC2 में डिवाइड कर रखा है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, इसके अलावा एससी और एसटी। तो इन सारे कैटेगरीज में इन सीटों का बंटवारा हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, यदि 14 लाख 15 लाख बच्चे सालाना इस एग्जाम को अटेम्प्ट देते हैं और सीटों का बंटवारा, सीट पहले ही बहुत कम था, और जब ये डिवाइड हो जाता है आपके कैटेगरी के अनुसार और भी ज्यादा लिमिटेड, कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है। क्या आपके लिए इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाना इतना इजी है? क्या सेल्फ स्टडी करके आप क्वालिफाई कर जाएंगे? आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बैकअप ऑप्शन लेके चलना बहुत अनिवार्य है। उसी प्रकार जो बायोमेडिक्स स्टूडेंट हैं जो और मेडिकल का सोच रहे हैं, एमबीबीएस का सोच रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि नीट में कट ऑफ लेवल हर साल लगभग बढ़ता जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम सभी रांची में रहते हैं, झारखंड निवासी हैं, रांची में रहते हैं। रिम्स के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे यहाँ सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माना जाता है। रिम्स में 2022 में यदि कट ऑफ देखे 591 मार्क्स गया था। 2023 जब आया, सिर्फ एक साल के दौरान में 629 प्लस स्कोर में इसका कट ऑफ चला गया। 2024 आया, इस साल तो क्या बताएं, इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हुआ है कि कट ऑफ जो है बिल्कुल आसमान में छू रहा है, और उम्मीद है कि 680 इस बार कट ऑफ रिम्स को जाएगा। और एक मार्क्स नॉर्मली हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक मार्क्स क्या है, कम भी आ जाएगा, चलेगा। ये स्कूल नहीं है, ये नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ठीक है। एक मार्क्स की वजह से जो आपके ऑल इंडिया रैंक में फर्क पड़ता है, लगभग 170 से 125 ऑल इंडिया रैंक का अंदर आ जाता है। अब आप सोचिए, यदि आप 10 मार्क्स से भी पीछे हो गए, सीधा सीधी 1000 रैंक से आप पीछे चले जाएंगे। और इस साल तो ये कहानी हो गया है कि एक मार्क्स की वजह से 1000 रैंक आप पीछे चले जा रहे हैं। क्या सोच लीजिए कितना टफ है आपके लिए ये कंपटीशन।
तो आप अपने एक मार्क्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके फेलियर और सक्सेस के बीच में अपनी लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ करता है। दूसरी बात, यहाँ 20 यदि हम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करें कि कैसी ये एग्जामिनेशन हाईली डिफिकल्ट का एंड चैलेंजिंग प्रपोजिशन का आपके लिए होता जा रहा है। यदि हम 2023 की बात करें, 20 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। मात्र एक साल के अंदर में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ के 25 लाख बच्चे हो गए। अब आप सोचिए, नंबर ऑफ सीट्स लगभग लाख के आसपास है, जो कि पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल के हिसाब से फिगर था। लेकिन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। क्या आपके लिए ये एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाना उतना इजी है? जब आप ये देखते हैं कि हर साल बच्चे लगभग जो ऑल इंडिया टॉपर होते थे, सिर्फ 1 या 2 या 3 ही बच्चे हुआ करते थे। इस साल 67 बच्चे 720 मार्क्स लाने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि मुझे डेली एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राप्त करना आपके लिए इसलिए भी चैलेंजिंग है। एक तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव होता है। और यही रीजन है कि बच्चे एक स्पेशलाइज्ड गाइडेंस सेंटर का जरूरत, अर्जेंसी और नीड हमेशा फील करते हैं। यदि डेली एम्स की बात करें, यदि सिचुएशन बहुत डिफरेंट रहा होता, 2024 ऐसा नहीं रहा होता, तो 705 710 मार्क लाके आप बिल्कुल एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मुझे डेली एम्स का अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, देश में अभी 20 ऑपरेशनल एम्स है। आपके झारखंड में भी कोई एम्स है? कुछ ध्यान है आप लोगों को? बताइए। एम्स एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कितने मेडिकल कॉलेजेस होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं झारखंड में? कुछ आइडिया? नंबर ऑफ सीट कितना है झारखंड में? 560। अपना स्टेट है, थोड़ा जानकारी रखिए। आप लोग अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यानी ऑप्शन भी तभी आप अच्छा चुन पाएंगे यदि प्रॉपर्ली वेल इन्फॉर्म्ड हुआ। 563 सर, 563। 7 गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस झारखंड में है, लगभग 730 सीटें हैं। 250 सीटें 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। एक लक्ष्मी चंद्रवंशी जो गढ़वा में है, दूसरा टाटा मणिपाल जो कि जमशेदपुर में है। कुल मिलाकर लगभग 980 सीटें झारखंड के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलॉट कर रखा है। कोई आईआईटी है झारखंड में? ISM धनबाद को डेजिग्नेट किया गया, वो आईआईटी स्टेटस में अपग्रेड हो गया। ठीक है, बहुत 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 अच्छा। ठीक है ना? और कोई एनआईटी जमशेदपुर में है। ध्यान रखिए, आपका अपना स्टेट है, आपका अपना कैरियर की चॉइसेस है। आप यदि इन्फॉर्म नहीं रहेंगे तो कैसे आप जब चॉइस के लिए करना होगा उस चीज को कैसे करिएगा? ठीक है ना? थोड़ा जब आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, टेक्नोलॉजी का जैसा इस्तेमाल करिएगा उसका वैसा ही आउटकम होगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट पैरामीटर्स, इसलिए हम लोग हमेशा एक बात को एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं कि इनपुट पैरामीटर्स काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका आउटपुट का लेवल, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड डिटरमाइन होता है। प्लानिंग, प्रिपरेशन जो है और परफॉर्मेंस, ये इंटरलिंक फैक्टर्स है। हमेशा ध्यान रखिए, ये पीक्यू जो है ना बहुत डिसाइसिव आपके लिए साबित होगा। अब आते हैं, मान लीजिए आप नीट नहीं क्वालिफाई किए, आईआईटी नहीं क्वालिफाई किए, तो एज अ पीसीएम स्टूडेंट आज के डेट में सबसे डिमांडिंग सेक्टर्स क्या है जहां आप उन कोर्सेज को ऑप्ट करके उन फील्ड में, उन इंडस्ट्री में, उन एंटरप्राइजेस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। डेफिनेटली एक जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रपोजिशन आपको दिख रहा है वो एक माइनिंग का सेक्टर है। झारखंड के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, ओवर 40% ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन आपके झारखंड स्टेट से होता है। कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जहां झारखंड में का जो स्टेट रैंक है नेशनल लेवल पे रैंक नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल जैसे माइका की बात करें, यूरेनियम की बात करें, कॉपर ओर की बात करें, तो हम लोग नेशनली रैंक नंबर 1 है। आयरन ओर की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, थोरियम की बात करें, तो हम लोग रैंक नंबर 3rd है। में जाते हैं, गोल्ड माइनिंग में आप 6th पोजीशन पे जाते हैं। मैंगनीज, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन,
फायर एंड चाइना क्ले, यदि इनकी बात करें तो आप एक पोजीशन आप होल्ड करते हैं इस देश में, तो माइनिंग का जो सेक्टर है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रूफ होने जा रहा है। और फॉर्चुनेटली झारखंड माइंस के मामले में बहुत समृद्धशाली है। इन फिगर से आप समझ गए होंगे कि माइनिंग के सेक्टर में क्षेत्र में आपके लिए जबरदस्त स्कोप है, जहां डिप्लोमा लेवल पे और बीटेक लेवल पे आप अपने करियर को बना सकते हैं। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा माइनिंग का और बीटेक माइनिंग का आपको ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड करता है। और जब कैरियर की बात आती है तो बहुत सारा जॉब प्रोस्पेक्ट भी आपके लिए क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम यहाँ पावर सेक्टर में, स्टील प्रोडक्शन के सेक्टर में यहाँ ऑपरेशनल है, जिनमें यदि चुनिंदा नाम की बात की जाए तो टाटा जो कि स्टील एंड पावर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, डीवीसी जो कि पावर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मित्तल जो कि स्टील प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, रिलायंस जो कि पावर सेक्टर में इन्वॉल्व है, एसआर का नाम ले जो कि पावर सेक्टर में इन्वॉल्व है, अदानी का नाम ले जो कि कोटा में उनका प्लांट है, पावर सेक्टर में इन्वॉल्व है, रिलायंस जिसका बहुत बड़ा 4000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है कोडरमा में। ये सारी कंपनी जो है कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन जॉब प्रोस्पेक्ट आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। कोल माइनिंग की बात की जाए तो सीआईएल और उसके सब्सिडियरी यूनिट्स में बहुत सारे पोजीशन है जहां आसानी से डिप्लोमा करके या बीटेक माइनिंग करके आप जॉब ले सकते हैं। बस आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप उनके पोर्टल एंड वेबसाइट पे बराबर विजिट करें। कौन सा तरफ से आपको मिलता है, जो गाइडलाइंस रहेगा उसको फॉलो करिए, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़िए या उसको टाइम क्लियर कराइए। ठीक है, जो पीसीएम के बच्चे हैं, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, देश में कितने आईआईटीज हैं जरा कुछ अंदाजा है आप लोगों को? एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, देश में 23 आईआईटीज हैं, 32 एनआईटी है, 26 ट्रिपल आईटीज है, और गवर्नमेंट फंडेड जीएफडीआई की बात करते हैं तो लगभग 40 है। ठीक है, ध्यान रखिए कहां पे अप्लाई करना है, आपके अपने मेरिट पोटेंशियल वर्क को देखते हुए, आपके अपने एकेडमिक एंडेवर्स और एक्सेलेंस को देखते हुए, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, जब आपके पास ये जानकारियां होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, मैं कुछ कॉलेजेस का नाम बता रहा हूं जहां आप माइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट सेक्टर की कॉलेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका आईएसएम धनबाद होता है, जो आईआईटी के बेसिस पे आप वहां कर सकते हैं। मान लीजिए आप आईआईटी से बीटेक नहीं करते, आप दूसरी जगह से भी करते हैं, तो एमटेक का एक स्कोप एंड ऑप्शन आपके पास होगा, एमटेक आप आईआईटी से कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अपनी क्राइटेरिया पैरामीटर्स होती है, उसे आप फुलफिल करते हुए वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा जो कॉलेज है बीआईटी सिंदरी है, जहां से आप बहुत अच्छे से अपना डिप्लोमा या फिर बीटेक माइनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि थोड़ा स्टेट लेवल के कॉलेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि कोडरमा में है, गिरिजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि रामगढ़ में है, आपका धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि धनबाद में है। इन सारी जगहों से आप कर सकते हैं। यदि प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो झारखंड राय यूनिवर्सिटी है जो माइनिंग का कोर्स कराता है, राधा गोविंद जो कि रामगढ़ में है वो आपको माइनिंग का कोर्स कराता है। तीसरा इक्फा यूनिवर्सिटी है जहां से आप माइनिंग का कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा एंड बीटेक लेवल पे। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेगा। दूसरा जो एक बहुत ही शानदार आज के डेट में बहुत ही डिमांडिंग और कैरियर ऑप्शन एक बच्चों के लिए अवेलेबल है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपने नाम सुना है? कभी आप अच्छा स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वहां पे होता है, ठीक है ना, फेस देखते ही आपका जो स्क्रीन है अनलॉक हो जाता है। ये एआई के ही कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। ठीक है, उसी प्रकार रोबोटिक्स से वैक्यूम क्लीनर आज के डेट में ये बहुत आम चीजें हो गई है। ठीक है, तो इसका भी एप्लीकेशन जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होता है, समझ रहे हैं? उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट एलेक्सा, बहुत सारे घर में एलेक्सा का यूज होता होगा। ठीक है, सीरी जो एप्पल का फोन यूज करते होंगे उनके लिए iOS सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे सीरी का कॉन्सेप्ट है जो स्मार्ट असिस्टेंट का काम करता है। आप कोई भी वॉइस कमांड देते हैं और वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो चीजें हैं
कहीं ना कहीं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ये होता क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? कभी आपने सर्च किया है, कोशिश किया है कि जब इतना हाईलाइटेड चीज है, इतना डिमांडिंग प्रॉस्पेक्ट है एज अ कैरियर ऑप्शन आपके लिए, ल्यूक्रेटिव प्रपोजिशन वाला ये प्रॉस्पेक्ट है आपके लिए, तो एक बार मुझे देखना चाहिए। ये जिज्ञासा, ये चाहत आपके अंदर पे होना चाहिए एज अ कमिटेड, सीरियसली डिवोटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स योर कैरियर एस्पिरेशन एंड गोल। ये बेसिकली क्या है? इट्स अ simulation of human intelligence that is programmed into machine so that it thinks like human and mimics their action. समझ में आया? इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत सारे ऑफिशियल पोजीशन को आप पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोबोटिक्स इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे प्रोफेशन जो है, जो ऑफिशियल पोजीशंस है वर्टिकल्स में, ये आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो इस कोर्स को बहुत चुनिंदा तौर पे कराता है। IIT हैदराबाद इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है। IISc बेंगलुरु बहुत जबरदस्त नाम है इस क्षेत्र का। IIT दिल्ली जहाँ पे इसका बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का साउथ का जो जोन है, जो सिलिकॉन वैली इंडिया का माना जाता है, वो वहाँ पे इस कोर्स को बहुत अच्छे से किया जाता है और इंटरनेशनल जॉब ऑप्शंस आपको मिलता है। सैलरी पैकेज की बात की जाए, इनोवेशंस की बात की जाए, एक्सपेरिमेंटेशन की बात की जाए, तो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है आपको बहुयामी ऑप्शंस, विकल्प आपको उपलब्ध कराता है। तीसरा जो आज के डेट में बहुत डिमांडिंग कैरियर ऑप्शन है वो बीएससी एग्रीकल्चर का है, जो बेसिकली पीसीबी के छात्रों के लिए उपलब्ध होता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का यदि शेयर की बात की जाए तो बहुत उम्दा है। इनफैक्ट एंटायर इकोनॉमी की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है कहीं ना कहीं रूरल इंडिया से आता है, और रूरल इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो यदि बीएससी एग्रीकल्चर, आप यदि झारखंड के भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो शहरी क्षेत्र मात्र 26% है, जिसका मतलब हुआ कि 74% पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में आपका रहता है। तो बीएससी एजी जो है बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए आज के डेट में उपलब्ध है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पीसीबी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर, उसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी, कंसल्टेंसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेरिकल्चरिस्ट बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास विकल्प होंगे जो इस कोर्स को आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। आप छोड़ देते हैं एक पल के लिए, नीट भी भूल जाइए, आईआईटी भी भूल जाइए, मान लीजिए आपको डिग्री कोर्स ही करना है, तो ऐसा डिग्री कोर्स आप करिए जो कि वोकेशनल नेचर का हो, ताकि कोर्स कंप्लीट करते हुए आपके लिए जॉब का क्रिएशन भी हो जाए। तो ऐसा कोर्सेज का चुनाव करें जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए मैक्सिमम स्कोप क्रिएट कर सके, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूँ। खासकर जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर वाले जो कोर्सेज हैं उनको साइड कर दीजिए, ठीक है ना। बीएससी नॉटिकल साइंसेज बहुत सारा स्कोप आपको मिल जाएगा। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बहुत डिमांडिंग है आज के डेट में, ठीक है। उसी प्रकार यदि बीएससी आप एविएशन क्षेत्र में करते हैं, यहाँ भी आपके लिए काफी सारा स्कोप क्रिएट होता है। तो आप ऐसी चीजों में अपने कैरियर को प्रॉस्पर करें, एक डिसीजन और इनिशिएटिव ले, ताकि आने वाला वक्त आपका हो वो बेहतर बने, वो और ज्यादा मजबूत बनाए आपको। क्योंकि कल आप यदि एम्पावर्ड होते हैं तो आप अपने फैमिली के लिए एक सहारा बनते हैं। हमेशा माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे मोटिवेशन के रूप में, गाइडेंस के रूप में या आशा के रूप में। एक दिन आपको भी आपका समय आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपका ये एथिक्स बनेगा कि आप उनके लिए एक एसेट बन सके, ठीक है।
तो ये जो कैरियर ऑप्शन है ना आपके लिए बहुत शानदार होगा। अदरवाइज और भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, सीए एंड सीएस कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जहां बीएससी इन फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, फूड इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत सारा चीजें हैं जो आप अपने लिए एज ए कैरियर विकल्प आप चुन सकते हैं, ठीक है। और जो पीसीबी वाले लोग हैं, जरूरी नहीं कि आपने क्वालिफाई कर जाए, तो फिर क्या विकल्प होगा, कोई मुझे बता सकता है? ऐसा पीसीबी स्टूडेंट आपके लिए अपार्ट फ्रॉम नीट और नीट के बेसिस पे जहां पहुंच सकते हैं, वो चीजें नहीं मिलता, तो ऐसा बैकअप ऑप्शन एंड प्लान आपके लिए क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बताइए। जो फैकल्टीज है मैं उनसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप मेंटोर होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो आप यदि आपके पास नॉलेज लेवल यदि बहुत डाइवर्सिफाइड होगा, तो निश्चित तौर पे बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे आप एक इंस्टेंट सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ टीचर के लिए भी इन चीजों के बारे में इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। वो नहीं भी मिलता तो बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है। तो क्या कट ऑफ जीएस के लेवल पे होता है, जी एडवांस के लेवल पे होता है, आप उन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। यदि नीट की बात की जाए तो नीट में क्या कट ऑफ जाता है, तो उस चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। क्या बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, वो चीजें आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में जो सवाल है वो आप पूछिए। ये तो मैं बस आपको एक क्लू दिया हूं कि आप इन लाइन्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे इस साल जेई जेई को क्लियर किया और आईआईटी में प्लेसमेंट बहुत कम हो चुका, तो प्लेसमेंट के बारे में क्या जैसे 8000 स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इस बार आईआईटी के बाद, तो प्लेसमेंट रेशियो कौन से बात सही है? देखिए टॉप 5 आईआईटीज की हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ही ड्रीम कॉलेजेस है। और ये टॉप 5 आईआईटीज में कौन से आईआईटीज है, ठीक है ना। आईआईटी चेन्नई सबसे टॉप मोस्ट आईआईटी में इसका काउंटिंग होता है। कुछ पर्टिकुलर इंजीनियरिंग है, यदि उन क्षेत्रों की बात की जाए तो आईआईटी चेन्नई आपका सबसे हॉट फेवरेट आईआईटी इंस्टीट्यूट आईआईटी कॉलेज आपके लिए बनता है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग यदि आपको करना हो तो आईआईटी चेन्नई का फॉरमोस्ट नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। यदि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें आईआईटी चेन्नई सबसे टॉप मोस्ट होता है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली का नाम आता है, ठीक है। यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आईआईटी रुड़की को बीट करने वाला कोई भी देश में ऐसा आईआईटी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितना भी बड़ा बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनती है उसमें कहीं ना एशिया फेम्ड इंजीनियर्स जो कि आईआईटी रुड़की के पास आउट होते हैं उनको इन प्रोजेक्ट का असाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस की बात होती है तो आईआईटी मुंबई देश में सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मुझे यदि मैं उस आईआईटी को टारगेट कर रहा हूं तो क्या कट ऑफ होगा और कौन सा स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम को आप चाहें क्या उस आईआईटी में मुझे ये स्ट्रीम मिल जाएगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास होता है तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ अब मेरा ये मार्क्स है, कॉमन रैंक लिस्ट में मेरा ये पोजीशन है, मुझे ये आईआईटी डेफिनेटली मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स का भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस आईआईटी में कितना। फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी खड़गपुर की हम बात करें 1899 में लगभग 1900 सीट आईआईटी खड़गपुर में है। यदि हम अपने बिहार के पटना के आईआईटी की बात करें 817 सीट है आईआईटी पटना में,
ठीक है। यदि हम आईआईटी में मद्रास की बात करें तो 1128 सीटें लगभग आईआईटी मद्रास के पास है। यदि हम आईआईटी धनबाद की बात करें 1125 सीटें हैं आईआईटी धनबाद के पास, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो लगभग 1209 सीटें हैं, और हम आईआईटी कानपुर की बात करें तो लगभग 1210 सीटें हैं, और उसी प्रकार यदि आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 1368 सीटें हैं, और यदि हम आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो लगभग 1899, जो कि आप 1900 सीट कह सकते हैं, वो है उसके पास। और जहां तक आपने प्लेसमेंट की बात किया, मैं भी कुछ सर्च कर रहा था, एक डेटा मैंने देखा अराउंड 36 जो अपना स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो वो किसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करते। अदरवाइज गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसे कंपनीज हैं जो इन लोगों को करोड़ों का पैकेज देता है, ठीक है। तो आईटीएम्स के लिए जॉब का कमी नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही बोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटिंग स्पिरिट के लोग होते हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है कि यस आई विल एंड आई कैन वाला डिक्टम में, कॉन्सेप्ट में, वो नोशन में वो बिलीव रखते हैं, और इस प्रकार से वो अपना स्टार्टअप करते हैं। सर और कंप्यूटर साइंस को लेकर हमको जेई में एटलीस्ट कितना मार्क्स मतलब मार्क्स परसेंटाइल चाहिए? देखिए, इसका उम्मीद है कि अप टू 25,000 ऑल इंडिया रैंकर्स तक को जो है आईआईटी अलॉट होना, और जो कंप्यूटर साइंस की जो बात है उसमें बहुत बहुत अच्छा मार्क्स आपका रहेगा। तभी यदि हम कट ऑफ की बात बता रहे हैं आपको, जो एडवांस लेवल में गया है 93.2 परसेंटाइल स्कोर जो है एडवांस में कट ऑफ चला गया, जो कि 2023 के मुकाबले 1 नॉच अप है। 2023 में 90.7% गया था, और वही 2022 की बात की जाए तो ये 88.4 परसेंटाइल स्कोर था। आईआईटीज को छोड़ के और 90 को छोड़ के अपनी कैसे करो? बिल्कुल, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। चूंकि आप बोले कि आईआईटी एंड एनआईटी को छोड़कर यदि हम बात करें तो कहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा स्टेट लेते हैं उड़ीसा का, जो कभी दिमागी स्टेट में शामिल हुआ करता था, ठीक है। आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहा है, और एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। आपके अपने स्टेट से वो नियर बाई डिस्टेंस पे भी है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, आईटीईआर है, सिलिकॉन है, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, किट्स है, ये जो कि कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत माने जाते हैं। साउथ की बात करें तो एसआरएम आपका है, बीआईटी है, आपका रमैया। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं सर, आप वही चीज पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, आप प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस की नहीं बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेट्स है जहां आपको मैक्सिमम ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और सेमी गवर्नमेंट के लिए क्यों सोचेगा, जब तैयारी करिए तो ऐसा पुख्ता स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड फोकस के साथ करिए, और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करके चलिए, क्योंकि एकेडमिक अप्रोच का ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जो हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट मान के आप प्रयास करिए, और उस तरीके से तैयारी करिए ताकि अगले अटेम्प्ट का आपको जरूरत ही ना पड़े। एक अच्छे स्टूडेंट का हमेशा ये पहचान होता है। थैंक यू सर। मैं आपको जवाब देता हूँ बेटा, आप जो कॉलेजेस पूछ रहे हो ना कि आईआईटी और एनआईटी अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरे लिए गवर्नमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। आज आईटी का सेक्टर सबसे बूम पे है, ये आपको मालूम है। ट्रिपल आईआईटी का नाम आपने सुना है। ट्रिपल आईआईटी कितने एनआईटी और आईआईटी के आईटी डिपार्टमेंट से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक आपके रांची में भी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से दे रहा दो या फूड इंस्टीट्यूशन जहां से आप कोर्स कर सकते हैं। जो प्लेसमेंट की बात आपने की है, प्लेसमेंट कॉलेज बेस्ड नहीं है, इंडस्ट्री बेस्ड होता है प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो कौन सा एरिया है, देखिए हम लोग बेसिकली जब हम ब्रांचेस चुनते हैं ना किसी कॉलेज में, तो हमको ये फोकस करना पड़ता है कि आगे के 4 साल इंडस्ट्री कैसे बिहेव करेगी, और इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है, आप खुद से वो चीजें नहीं कर सकते। इसलिए जब हम ब्रांच चुनते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दिन में हम उसका स्कोप देखेंगे तो वो आईटी से कम है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 3 साल के बाद, जो इस साल बच्चे कर रहे हैं, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनते हैं तो वो 4 साल के बाद वो बूम पे होंगे।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेस्टमेंट आज कंट्री में सबसे हाई है। तो इन चीजों को केयर करना पड़ता है। हम आज के दिन में अगर मेटलर्जी लेके चलेंगे तो हमारी प्लेसमेंट्स इशूज रहेंगे। अब प्रोडक्शंस को लेके चलेंगे तो हमारे पास इशूज हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में अब ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री पे ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ फील्ड क्या है, ये बहुत मैटर करता है जब हम ब्रांचेस चुनते हैं। हम आईटी से कंप्यूटर साइंस करके निकले, ठीक है, और सिर्फ एंट्री ही नहीं जरूरी है। आपको मालूम है कितने बच्चे आईआईटी में घुसते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्ली वहां से उनको बाहर आना पड़ता है। कितने ड्रॉप आउट्स हैं आईआईटी में, आपको मालूम है? 17% ड्रॉप आउट है आईआईटी में। मतलब 100 बच्चे एंट्री ले रहे हैं, 17 बच्चे सक्सेसफुल नहीं है, दे आर नॉट पासिंग द आईआईटी। घुसना ही सिर्फ सक्सेस का ठीक है। आपको वहां भी पढ़ने होंगे। आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लेंगे, आप निकल सोचेंगे कि अब मैं डॉक्टर बन गया, निकल गया, मेरा डॉक्टरी चल जाएगा। ऐसा नहीं है बेटे। एवरी डे यू हैव टू लर्न। मैं ये तो सब लोगों को बोलता हूँ एज ए करियर काउंसलर कि जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आपकी लाइफ है। जिस दिन आप स्टूडेंट्स का नेचर छोड़ देंगे अपने आप में, आपकी लाइफ नहीं है। उसी तरह हर प्रोफेशन में है, आप घुसने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एग्जैक्ट की बात बता रहा हूं, जेवियर्स की जो बात है उसको बता रहा हूं, जहां पे पासिंग परसेंटेज क्लास का एवरेज होता है। एक्सएलआई में, एक्साइज में पासिंग परसेंटेज इज द क्लास एवरेज। तो वहां के जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको कभी सर्विस की तरफ मूव देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग उसके पीछे रहते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आईआईटी में चले जाओ या आप एनआईटी में चले जाओ। अगर आप आईआईटी में घुसने के बाद 4 साल नहीं पढ़ोगे, सोचोगे आईआईटी का बैट लगा हुआ है, आई विल गेट द सर्विस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, 2 चीजों को केयर करना है। मेरा कौन सा ब्रांच होगा जो आगे फ्लोरिश करेगा, और कौन सा आपको पढ़नी है। बस यही 2 चीजों की जरूरत है आपको। थैंक यू। मुझे लगता है यही आपको। My first question is, if a student is preparing for IIT or JEE and JEE Mains and Advanced, so how should he or she starting from scratch? Focus on NCERT. This is the foremost requirement for a student aspiring for the IIT preparation. ठीक है, it has to be highly strategic, planned and focused. Utmost discipline has to be implemented with rigorous exercise. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट सिलेबस एंड टॉपर्स को पहले भी हाईलाइट किया था, 60% क्वेश्चन बेस्ड ऑन 11th एनसीईआरटी सिलेबस, 40% बेस्ड ऑन 12th एनसीईआरटी सिलेबस। इसके अलावा 3 ऐसे किताब हैं, जैसे सर ने भी कहा था, उसे आप बाइबल, गीता, कुरान आप कह सकते हैं, जिसमें एक नाम आता है इरोडोव का, दूसरा आता है लेस्ली हॉलिडे का, और तीसरा जो आता है डॉक्टर एच.सी. वर्मा का। यदि आप इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, यदि आप दिल्ली एनसीआर में कभी जाइएगा और जो बच्चा जो आईआईटी का तैयारी करता है, बिना इन किताबों के वो बच्चे रहते ही नहीं है। उनके डेस्क पे, उनके पास, उनके पोजीशन में हमेशा ये किताबें रहती हैं, उनके पेजेस खुली हुई रहती है और वो कोई ना कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये दी बेस्ट बुक्स माने जाते हैं। गेटवे टू सक्सेस जो है इन्हीं किताबों से रन होता है। समझिए, ये आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारा हाईवे यही है आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, According to you, what is the right age or say what is the right class from where we should start preparing for it? सुनिए, लर्निंग जो है एक इनफाइनाइट कर्व होता है, इसके लिए कोई भी एज डिफाइन नहीं होता है। आपको हमेशा कुछ न कुछ
चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, आपके आसपास जो घटित घटनाएं होती हैं आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपका एक्लेक्टिक माइंड, ओपन माइंड होना, इंक्विजिटिव नेचर होना बहुत जरूरी होता है। और जो बात आपने कहा कि क्या राइट एज होता है कि हम इस तरह आप शुरू से ही अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए जाइए। हो सकता है अभी आपका विचार सिर्फ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए हो, आईआईटीज के लिए हो, कल के डेट में जब बीएससी का अटेम्प्ट हो, मेरे अपना मोसेरा भाई, ठीक है, आज बहुत साधारण स्कूल से पास आउट था, आईटी खड़गपुर उसको अलॉट हुआ, उसके बाद वो आईबीएम बैंगलोर ज्वाइन किया, उसके बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया, नहीं क्रैक कर पाया। माँ को बड़ा ताजुब हुआ कि अरे इतना टैलेंटेड बच्चा आईआईटीएन है, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एबिलिटी है इस बच्चे में, और पीटी भी नहीं पास किया। सेकंड अटेम्प्ट किया, वो पीटी मेंस इंटरव्यू सारा क्रैक कर लिया, इंडियन पुलिस सर्विसेज उसको फाइनली अलॉट हुआ, रंजीत मिश्रा उसका नाम है, और उसके जो फादर इन लॉ थे बिहार पुलिस के डीजीपी थे मिस्टर पीके ठाकुर, आज के डेट में वो लड़का आपका डीआईजी पोजीशन में है, ठीक है। तो सेल्फ कन्विक्शन और बी हाई ऑन एनर्जी, थर्ड स्टे मोटिवेटेड, ये तीनों चीज जो है ना जीवन भर आपका काम देगा। और 50% विक्ट्री आप यहीं पे इंश्योर कर लेते हैं जब ये तीनों चीज आप सोच लेते हैं, एक पैशन आप डेवलप कर लेते हैं, एक जिद पाल, ऑब्स्टिनेसी पाल लेते हैं। बाकी काम तो मेंटरशिप का है, प्रोसेस का है, एक ऐसे बैच का होगा जो हाईली कॉम्पिटिटिव, प्रोग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो चीजें आपके अंदर में है, बस एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लॉइट करिए उसको, और झिझकिए नहीं, जहां से भी आप कुछ सीख सकते हैं। बी ओपन इन योर क्वेश्चंस, जितना इंक्विजिटिव माइंड रहेंगे उतना नॉलेज गेन करेंगे और उतना आगे बढ़ेंगे आप। And by any chance, is by way to qualify JEE Mains and JEE Advanced, which is the second field or the upcoming field for math student, which is on boom and or in demand. मैंने कहा ना बहुत सारे ऑप्शंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक से एक आपको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मिलेगा, आप वहां जा सकते हैं, अप्लाई करिए। जो आज की डेट में कंप्यूटर साइंस सबसे सॉफ्ट आफ्टर चीज है, सिविल इंजीनियरिंग किंग ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग डेफिनेटली। तब तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है ना, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस कर सकते हैं, बीएससी एविएशन आप कर सकते हैं, बीएससी इन रोबोटिक्स आप कर सकते हैं, बीएससी फूड इनोवेशन कर सकते हैं, इन प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ये सारे फील्ड आपके लिए ओपन हो जाते हैं। Thank you, sir. So my sincere wish for all of you that you may have a very grand and illustrious academic career ahead, and whatever profession as a career option you choose to, may you achieve it with a convincing ability and success. All the very best to you for your grand future ahead. Thank you so much, all of you, for your patience. Thank you very much, sir, for giving valuable tips to our students on this occasion. So I hope all the students, you will certainly take advantage of the important tips given by our experts today. And you must remember that syllabus of class 10 and 12 is much more different. Now you have to work harder and you must have planned study that you have heard from our experts. So begin with a planned study for a good success. So I thank our guest, chief guest, Mr. Sudhir Chandra and Mr. Neeraj Kumar for sparing their valuable time on this occasion. I also thank all the students and guardians for sparing their valuable time. I also thank all our colleagues and all other guests on this occasion. Thank you very much.